हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो को देखने से पहले मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और जिससे कि आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और कल के टॉपिक में हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आपको रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस पढ़ा रहे थे और मैंने आपको सेंटेंस के पार्ट्स आपको बताए थे कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स बताने के साथ साथ मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बताया था कि एक सब्जेक्ट के अधिकतम कितने पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि एक सब्जेक्ट के अधिकतम 5 पार्ट्स हो सकते हैं: डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड या नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये 5 पार्ट्स हमने आपको बताए थे और ये बताया था कि अगर आप इन 5 पार्ट्स को क्रम बाय सीरीज आप रख देते हो तो आपका सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो आपका फिलअप हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स बताएंगे और किस तरीके से उसको फिलअप किया जाता है हम आपको ये बताएंगे और पूरे के पूरे सेंटेंस को किस तरीके से हम रीऑर्डर कर सकते हैं आज हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट डालते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के पार्ट्स को जानने के लिए हम इसके हिस्से बनाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के हमने बताया कि अधिकतम 5 पार्ट्स हो सकते हैं और इन 5 पार्ट्स को अगर हम क्रमवाइज रख देते हैं तो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट फिलअप हो जाता है। पहले इसके हम 5 पार्ट्स देख लेते हैं। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2, मेन वर्ब। नंबर 3, ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट के 2 हिस्से बन जाते हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और 5वां कंप्लीमेंट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो इसके अधिकतम 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आप जानते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं। अगर हम इस तरीके से देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का विभाजन करेंगे तो 5 हिस्से हमारे 5 पार्ट्स तैयार हो जाते हैं और वैसे तो 4 होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन सभी शब्दों को क्रमवाइज रख देते हैं तो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो देखिए, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक प्रेडिकेट के अधिकतम 5 पार्ट्स हो सकते हैं: हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 3 और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 4 और कंप्लीमेंट 5 पार्ट्स अधिकतम हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक माने
तो 4 हिस्से बनते हैं, 4 पार्ट्स बनते हैं, और वैसे अधिकतम 5 पार्ट्स हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सहायक क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वे सारी क्रियाएं जो किसी भी टेंस में आकर के मेन वर्ब की सहायता करती हैं, वे हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। सब जैसे क्रिया है कि ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। तो ये आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और इसमें जो मेन वर्ब है वो है गो। आप जानते हैं कि मेन वर्ब हमेशा वही होती है जो सेंटेंस में मुख्य कार्य का होना दर्शाती है। ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। तो इसमें जो एक्शन है, जो कार्य हो रहा है, वो क्या है? जाएगा, जाना। तो जाना आपकी मेन वर्ब हुई, और मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए विल का प्रयोग हुआ है। तो विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब की हेल्प करने वाली, मेन वर्ब की सहायता करने वाली क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, हिंदी में सहायक क्रिया कहलाती है। फिर अगला दिया है क्या? मेन वर्ब। अगला दिया है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में मेन या मुख्य कार्य करने वाली क्रिया मेन वर्ब कहलाती है, जो मुख्य कार्य का होना दर्शाती है, उसे कहते हैं मेन वर्ब। हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। लिखा है कि मदर हैज कुक्ड द फूड, मदर हैज कुक्ड द फूड। तो इसमें मेन कार्य क्या हो रहा है? मदर हैज कुक्ड द फूड, माता जी भोजन बना चुकी हैं। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन काम से क्या हो रहा है कि माता जी भोजन पका चुकी है, बना चुकी है। क्या कर चुकी है? पका चुकी है, बना चुकी है। तो यहां पर जो मेन वर्ब है वो आपकी है कुक। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? कुक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेन वर्ब क्या है? किसी भी सेंटेंस में मुख्य कार्य को करने वाली क्रिया हमेशा मेन वर्ब होती है। इसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्ट को जानना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? वाक्य में जो किया जाए या जिसके लिए किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो कार्य किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट, या कार्य जिसके लिए किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हमेशा वर्ब में व्हाट के प्रयोग से जान जाते हैं। जब हम किसी भी क्रिया में लगाते हैं व्हाट अर्थात क्या, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है, हमें उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे दिया है क्या? एक वाक्य लेते हैं कि राधा gave a book, राधा gave a book, राधा ने एक किताब दी। तो इसमें हम लगाते
बॉट, क्या क्या दी? राधा ने एक किताब दी। जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बताता है कि क्या कार्य किया जा रहा है। एग्जाम्पल दिया है, राधा गेव ए बुक, राधा ने एक किताब दी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉट के प्रयोग से निकलता है, हमने लगाया बॉट कि क्या, अर्थात क्या दी, तो आंसर हमारे निकल के आता है ए बुक। तो ए बुक जो शब्द है वो आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद दिया है क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वो होता है जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए। लिखा है क्या कि फादर gave me 10 rupees. Father gave me 10 rupees. पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निकलता है जिसके लिए कार्य किया जाए। तो इसके लिए हमें हमेशा लगाना पड़ता है क्या? whom, किसे, मतलब कार्य किसके लिए किया गया है। तो अगर हम किसी भी वर्ब में लगाते हैं whom या किसे, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर निकल आता है। जैसे दिया है क्या, लगाइए, दिया है whom। तो whom का जब आप प्रयोग करोगे तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर निकल आएगा। फादर गेव मी 10 रुपीज, पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए। whom, किसे, किसे दिए? तो आंसर क्या निकला? मी। किसे दिए? मुझे, मुझे दिए। तो जो मी शब्द है वो आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपका दिया है जो 5वां वर्ड दिया हुआ है फिलअप करने के लिए, वो है कंप्लीमेंट। तो क्या है? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्य को पूरा करते हो, वाक्य को कंप्लीट करते हो, वो होते हैं कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। दिया है, सेंटेंस दिया हुआ है, अर्थात कहने मतलब क्या है? देखिए कह रहा है क्या एग्जाम्पल के तौर पर कि मोहन परचेज्ड some bananas for me in the morning। कि मोहन परचेज सम बनाना फॉर मी इन द मॉर्निंग, ये वाक्य दिया हुआ है। तो आप जानते हो मोहन तो आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और परचेज इसे इसमें हमने बताया ना, पहले आपसे कहा था कि ये आवश्यक नहीं है कि एक वाक्य में जितने पार्ट्स होते हैं वो सभी आए। ये आवश्यक नहीं, जिनका जो शब्द ओमिटेड है, जो नहीं है, वो उनको हम काउंट नहीं करते हैं। मोहन परचेज सम बनानास फॉर मी इन द मॉर्निंग, तो परचेज इसमें मोहन तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं, मेन वर्ब है परचेज, और सम बनाना ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने बताया आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निकलता है वर्ड के प्रयोग से। तो क्या क्या खरीदा ना, मोहन परचेज सम बनाना फॉर मी इन द मॉर्निंग, मोहन ने सुबह मेरे लिए कुछ केले खरीदे। क्या खरीदे? सम बनाना। तो क्या से निकला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सम बनाना आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर मी मेरे लिए हमने बताया
कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निकलता है किसी के प्रयोग से या हुम के प्रयोग से, किसके लिए कहते फार्मिंग। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप देख रहे हैं कि फिर इसके बाद में बचा है क्या, इन द मॉर्निंग शेष बचे हुए वाक्य को, शेष बचे हुए सेंटेंस को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए इन द मॉर्निंग जो हुआ वो आपका हुआ कंप्लीमेंट, वो हुआ आपका कंप्लीमेंट। तो देखिए, तो इस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एक प्रेडिकेट के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 हिस्से होते हैं। अगर हम इन्हीं 5 पार्ट्स को क्रम वाइज रख देते हैं तो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके पहले प्रेडिकेट के पार्ट को कंप्लीट करने के फार्मूला बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात किसी भी कर्म का अंधा परिवर्तन, एक दूसरे का स्थान परिवर्तन। कभी कभी आप देखते होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, और कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो हम देख लेते हैं क्या, इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसा हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, क्या इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि हमने बताया कि ऑब्जेक्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये 2 प्रकार के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, किस प्रकार से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए दिया है क्या, लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर he brought me a letter। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है he brought me a letter, वह मेरे लिए एक पत्र लाया। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निकलता है क्या के प्रयोग से। तो he brought me a letter, वह मेरे लिए एक पत्र लाया। क्या लाया ए लेटर। तो brought के प्रयोग से निकलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बार आप अच्छी तरीके समझ लीजिए कि brought यानी कि क्या के प्रयोग से निकलता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम इस वाले सेंटेंस में लगाएं बट ही ब्रॉट मी ए लेटर, वह मेरे लिए एक पत्र लाया। क्या लाया, बट क्या लाया, तो आंसर निकला क्या, ए लेटर। लगाएं बट क्या लाया, तो आंसर निकला क्या, ए लेटर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बट के लगाने से हमारा बाहर निकल के शब्द आ रहा है ए लेटर। तो ए लेटर क्या होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे या किसको या किसके लिए लगाने से हमारा निकलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम इंग्लिश में लगाएं whom तो निकलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही ब्रॉट मी ए लेटर, वह मेरे लिए पत्र लाया। किसके लिए, मेरे लिए। तो मी क्या हो गया आपका, मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
मी क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमको देखना क्या है, इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। अभी आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में ये दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी से लगाने से निकल रहा है, और ए लीटर आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। वाक्य के प्रयोग में मोस्टली ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले किया जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपका बाद में किया जाता है। लेकिन अगर हमें स्थान परिवर्तन करना हो, अगर हमें दोनों ही ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बात अलग की है। लेकिन अगर दोनों हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मोस्टली प्रयोग पहले करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में करते हैं। लेकिन अगर हमें स्थान परिवर्तन करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाना हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाना हो, तो ऐसी अवस्था में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रख करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक प्रीपोजिशन से जोड़ देते हैं। टू, फॉर, विद आदि से हम जोड़ देते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसी वाक्य को लेते हैं कि अगर हमें इसी वाक्य का ही ब्रॉट मी ए लेटर, वह मेरे लिए एक पत्र लाया, अगर हमें इसी सेंटेंस में दोनों के स्थान परिवर्तन करने हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट के स्थान को परिवर्तन करना हो, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ही ब्रॉट, पहले हम लाएंगे क्या, एकदम स्थान को परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लाए। इसके लिए क्या करते हैं, हमने बताया कि अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाना है तो इसे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में एक प्रीपोजिशन टू, फॉर, विद आदि से जोड़ देते हैं। ही ब्रॉट, लाओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही ब्रॉट ए लेटर, ही ब्रॉट ए लेटर, और जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाएंगे तो हम एक प्रीपोजिशन से इसे जोड़ देंगे। तो ही ब्रॉट ए लेटर टू मी। आपने देखा कि इसमें मी मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया था। इस वाले वाक्य में क्या किया, हमने स्थान को परिवर्तन कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाए हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लाए हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लाए हैं। तो हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाने के लिए हम एक प्रीपोजिशन से जोड़ देते हैं, और प्रीपोजिशन क्या है, टू। ये क्या है आपका प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आशा करता हूं कि आप इस बात को आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप एक प्रेडिकेट के पार्ट को पूरी तरीके से आप फिलअप कर सकते हो, आप भर सकते हो। तो जैसा कि बताया कि अगर हम प्रेडिकेट के पार्ट को, प्रेडिकेट के पार्ट्स को अगर हम क्रमवाइज रख दें, क्रम से रख दें, तो आसानी से हमारा प्रेडिकेट का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। क्या कहा हमने कि अगर हम प्रेडिकेट के पार्ट्स को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या दोनों हो, और साथ साथ में कंप्लीमेंट्री वर्ड्स, कंप्लीमेंट को अगर हम क्रमवाइज रख दें
तो हमारा प्रेडिकेट का जो पार्ट है वो फिलअप हो जाता है, भर जाता है। तो इसके लिए हम आपको देखते हैं, दिखाए क्या, एक आपको फॉर्मूला देते हैं, दिखाए क्या, फॉर्मूला टू कंप्लीट ए प्रेडिकेट पार्ट दिया है क्या, फार्मूला टू कंप्लीट ए प्रेडिकेट पार्ट, मतलब एक प्रेडिकेट के हिस्से को, पार्ट को भरने के लिए, पूरा करने के लिए ये आपका है फार्मूला। तो क्या फार्मूला रहेगा आपका, लिखा है क्या, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हो, जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट को भरने का तरीका। तो उस सब जो भी पार्ट में सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को आप लगाते हो। इसके बाद में फिर आप प्रेडिकेट के पार्ट को भरते हो। इसके बाद में आप प्रेडिकेट के पार्ट को भरते हो, क्या दिया हुआ है प्रेडिकेट के पार्ट में। अगर हमने आपको बताया कि कम बाय सीरीज अगर हम रखते हैं तो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो प्रेडिकेट के पार्ट में पहला क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हमने आपको बताया, अगर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कर्म। तो ऑब्जेक्ट अगर, अब हमने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं तो आप दोनों लगाइए। लिख देते हैं ब्रैकेट में हम, चाहे वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो या दोनों दिए हो, तो आप क्रम से लगा दीजिए। और प्लस कंप्लीट मेड आप जोड़ दीजिए। तो ये आपका फार्मूला है जो एक प्रेडिकेट के पार्ट को भरने के लिए है। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम एक प्रेडिकेट के पार्ट को भरते हैं। दिया हुआ है, सभी लिखते हैं हम, लिखा है माई सर्वेंट, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है और प्रेडिकेट के पार्ट को हमें फिलअप करना है। प्रेडिकेट के पार्ट को हमें फिलअप करना है। प्रेडिकेट का पार्ट जो है वो डिसऑर्डर अवस्था में है, लिख रहे हैं हमें। आप देख रहे हैं ये सिलेंडर में लिखा है माई सर्वेंट, और ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया।
फिर हमें प्रेडिकेट के पार्ट को फिलअप करना है, और जो डिसऑर्डरिंग वर्ड्स हैं वो है, ये लिखे हुए हैं, माई मी गेव लेटर फ्रेंड टू। तो अगर हमें इस वाले सेंटेंस को पूरा करना है, प्रेडिकेट के पार्ट को भरना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले के अनुसार, इस वाले फार्मूले के अनुसार अगर हम शब्दों को रखते जाते हैं, रिऑर्डर करते जाते हैं, तो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो करते हैं, क्या क्या होगा कि माई सर्वेंट, क्या हो गया, माई सर्वेंट। अब हमें ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, प्रेडिकेट के पार्ट को भरते हैं, सब्जेक्ट आपका माई सर्वेंट हो गया। अब हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, क्योंकि आप देख रहे हो कि क्रिया की वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है और वाक्य जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, और सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस जो आपका बन रहा है वो बन रहा है अफर्मेटिव, क्योंकि क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसलिए सेंटेंस बन रहा है अफर्मेटिव। तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं हो रही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आते हैं क्या, फिर हमें लगाना है क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, दिया। जैसे बताया हमने कि मेन वर्ब जो है वो वाक्य में मुख्य कार्य करती है। तो मैं मेरे सर्वनाम ने क्रिया या क्या है, गेव, दी या दिया, तो लिख दिया हमने गेव, माई सर्वेंट गेव। और क्या हुआ, क्या दिया, क्या दिया, ए लेटर, एक पत्र। क्या दिया हुआ है, माई सर्वेंट गेव ए लेटर, माई सर्वेंट गेव ए लेटर। मेरे मित्र ने एक पत्र दिया। अब किसको दिया, किसी इंडायरेक्ट में पहले लगा रहे हैं, इंडायरेक्ट आगे बाद में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो माई सर्वेंट गेव ए लेटर टू माई फ्रेंड और फॉर मी। तो माई सर्वेंट गेव ए लेटर टू माई फ्रेंड फॉर मी, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले के प्रयोग से किसी भी प्रेडिकेट के पार्ट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में केवल सब्जेक्ट का पार्ट या प्रेडिकेट का पार्ट फिल अप करने के लिए, भरने के लिए नहीं हो आता है, आप जानते हो, बल्कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही डिसऑर्डर फॉर्म में होता है और हमें उसको ऑर्डर फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इसको फिलअप करने के लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं और उस फार्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से पूरे के पूरे सेंटेंस को आप रिकॉर्डिंग अवस्था में लिख सकते हो और आप परीक्षा में निर्धारित अंकों को प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि अगर हम, जैसे कि हमने बताया कि एक फार्मूले को बनाते हैं, तो उस फार्मूले से आप पूरे के पूरे सेंटेंस को आप रिऑर्डर कर सकते हो। और वो तरीका क्या है, शायद आप समझ गए होंगे कि अगर हम सब्जेक्ट के पार्ट को क्रम से रख दें और उसके पश्चात में हम
प्रेडिकेट के पार्ट को क्रम से रख दें तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस रिगार्डिंग अवस्था में आ जाता है। तो बनाते हैं फार्मूला। क्या बनाते हैं? एक फार्मूला बनाते हैं। क्या करोगे आप कि पूरे के पूरे सेंटेंस को आप रिऑर्डर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट के पार्ट को क्रम से रखते हैं और फिर प्रेडिकेट के पार्ट को क्रम से रखते हैं। कैसे? कि जबकि आप सब्जेक्ट के पार्ट को पहले क्रम से रख दीजिए, आप डिटरमाइनर लगाइए, क्वालिफायर का प्रयोग करिए। अगर एक ही शब्द है सब्जेक्ट के पहले तो आप क्वालिफायर का प्रयोग करिए। हेडवर्ड के पहले या नाउन के पहले दो शब्द हैं तो आप डिटरमाइनर और एडजेक्टिव का प्रयोग करिए। उसके बाद में आप हेडवर्ड का प्रयोग करोगे। हेडवर्ड के बाद में आप अगर दिया हुआ है तो एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करोगे और उसके पश्चात में आप प्रेडिकेट के पार्ट को भरोगे। सभी के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग करोगे। मेन वर्ब के बाद में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे, अथवा दोनों हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप दोनों लगाओगे। और उसके पश्चात में आप कंप्लीमेंट्री वर्ड यानी कि कंप्लीमेंट को आप रख दोगे तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस आपका रिऑर्डर अवस्था में पहुंच जाता है। ये मैं आपको करके दिखाता हूं और फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। क्या फॉर्मूला है? लिखा है क्या? फॉर्मूला टू कंप्लीट या फॉर्मूला टू reorder the sentence। क्या है? क्या फॉर्मूला आपका है? दिया हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट को भरते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले लिखते हैं क्या? डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव। अगर डिटरमाइनर और एडजेक्टिव ना हो, केवल क्वालिफायर है तो हम केवल क्वालिफायर का प्रयोग करते हैं प्लस हेड वर्ड अथवा नाउन का प्रयोग करते हैं प्लस अगर एडजेक्टिवल फ्रेज है तो हम एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। यह आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। प्रेडिकेट के पार्ट में आते हैं। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब भी है तो उसे लगाते हैं प्लस मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो सब में होगी, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या दोनों हो, और प्लस कंप्लीमेंट। ये आपका एक फार्मूला है जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को रिऑर्डर अवस्था में ले आएगा। हम आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। और तो ये फार्मूला है आपका, और हम आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। और अगले वाले वीडियो में हम इसको पूरे के पूरे सेंटेंस को रिऑर्डर करके आपको दिखाएंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो जो हैं वो आप तक बिना किसी
बाधा के बिना किसी परेशानी के पहुंचते रहें। टिल देन